बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, पढ़ाई बहुत अहम है। हम निसाबी सरगर्मियाँ सेहत के लिए ज़रूरी हैं और सेहत की अहमियत भी अपनी जगह पर मौजूद है। पढ़ाई के साथ साथ वर्जिश की रूटीन भी बनाइए और अपने खाने पर भी तवज्जो दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को शुरू करने के लिए, आज के टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए आइए मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया था। हमने डिस्कस किया साइंस एक सिस्टमैटिक नॉलेज है। साइंस का मुतालिया करने के लिए एक सिस्टमाइज्ड मैकेनिज्म का होना ज़रूरी है। और अगर हम बात करें बायोलॉजी की, ये भी साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम जानदारों का मुतालिया करते हैं, उनकी ज़िंदगी को पढ़ते हैं, उनकी बनावट को पढ़ते हैं, उनकी अफजाइश नस्ल को पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की स्टडी मुख्तलिफ लेवल्स पे होती है और इनको हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अगर इब्तदा की जाए तो इब्तदा सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल से होती है। दुनिया में हर वो चीज़ जो अपना वजूद रखती है, जिसका वज़न है, जो कोई ना कोई हुजम रखती है, वो मादा कहलाती है। मादे की बात की जाए, मादा मुश्तमिल होता है एटम्स पे। एटम्स की बात की जाए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मिलने से बनते हैं। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, उन्हें प्रोटॉन कहा जाता है, उन्हें न्यूट्रॉन कहा जाता है। एटम की बात की जाए, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, जबकि प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज का असर न्यूक्लियस पे आ जाता है और कलेक्टिवली उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और अगर हम बात करें इस न्यूक्लियस के गिर्द गोल दायरों की, उन्हें हम ऑर्बिट कहते हैं। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन हरकत करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। डियर स्टूडेंट्स, एटम स्टेबल तभी होते हैं जब वो मिल के रहते हैं। एक जैसे एटम्स को हम एलिमेंट्स कहते हैं। कुदरती पाए जाने वाले एलिमेंट्स 92 की तादाद में हैं, 92 हैं। उनमें से 16 ऐसे हैं जानदारों के जिस्म में पाए जाते हैं। इन्हें हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। बायो एलिमेंट्स में से 6 ऐसे हैं जो मेजर बायो एलिमेंट हैं, 99% बॉडी मास बनाते हैं और उनके नाम ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कैल्शियम और फास्फोरस है। इसी तरह से बाकी जो 10 एलिमेंट्स हैं वो ट्रेस बायो एलिमेंट्स हैं और वो एलिमेंट जो लिविंग बॉडी को बनाते हैं वो बायो एलिमेंट कहलाते हैं। ट्रेस एलिमेंट की बात की जाए, उसमें जिंक है, उसमें सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर है, उसमें पोटाशियम है, उसमें मैंगनीज है, उसमें आयरन और आयोडीन है। डियर स्टूडेंट्स, जब एटम्स या एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, केमिकली कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। हमने डिस्कस किया स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ कंपाउंड दैट रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। डियर स्टूडेंट्स, वो मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, बायो एलिमेंट्स के मिलने से बनते हैं, उनमें आयनिक कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, उनको हम बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। बायो मॉलिक्यूल्स की भी 2 कैटेगरीज हैं। एक को मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, एक को माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल की बात की जाए, इनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स की बात की जाए, इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। डियर स्टूडेंट्स, जब मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स बनते हैं। उन सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। ऑर्गेनेली, एंड सेल लेवल। इसमें अगर हम ऑर्गेनेली की बात करें तो ऑर्गेनेलीज क्या हैं? दीज आर बेसिकली सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। ये कब बनते हैं? जब मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स असेंबल होते हैं, अरेंज होते हैं, तरतीब पाते हैं, एक खास काम को सरंजाम देने के लिए वो ऑर्गेनेली बनाते हैं। आप इसकी डेफिनेशन यूं कर सकते हैं, when different molecules assemble together in a particular way to perform a specific function, they form subcellular structures called organelle. जब मुख्तलिफ मॉलिक्यूल खास तरतीब से जुड़ते हैं एक खास काम को सरंजाम देने के लिए, तो वो ऑर्गेनेली बनाते हैं, जो कि सेल के छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। एग्जाम्पल्स की बात की जाए, बहुत सी मिसालें हैं ऑर्गेनेलीज की, यानी सेल के सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स की।
छोटे पार्ट्स की, मिसाल के तौर पे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो ये सेल का एक ऑर्गेनेली है, सेल का एक छोटा हिस्सा है और इसका एक अहम काम है और वो ये है कि ये सेल की ज़रूरत के मुताबिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसे सेल का पावर हाउस कहा जाता है। दूसरी मिसाल राइबोसोम की है। राइबोसोम वो मशीन है जो सेल की ज़रूरत के मुताबिक प्रोटीन तैयार करती है। डियर स्टूडेंट्स, जब इस तरह के डिफरेंट ऑर्गेनेलिज असेंबल होते हैं, असेंबल का मतलब खास तरतीब से जुड़ना होता है, नतीजे के तौर पे सेल बनाते हैं जो कि यूनिट ऑफ लाइफ है। आप डेफिनेशन कर सकते हैं सेल की, when different organelles assembled together in a particular way to perform a specific function, they form unit of life called cell। जब मुख्तलिफ ऑर्गेनेली आपस में खास तरतीब से जुड़ते हैं तो वो यूनिट ऑफ लाइफ बनाते हैं जिसको सेल कहा जाता है। एग्जाम्पल्स की बात की जाए, डियर स्टूडेंट्स, हमारे जिस्म में करोड़ों नहीं अरबों की तादाद में सेल्स मौजूद हैं। अगर हम बात करें पौधों की, अगर हम बात करें जानवरों की, उनके जिस्म भी सेल के मिलने से बने हैं। आप इसको यूं समझ सकते हैं, जिस तरह एक इमारत की बुनियाद एक ईंट पर है, इसी तरह एक जानदार जिस्म की बुनियाद एक सेल पे है। आप ये कह सकते हैं ये इकाई है स्ट्रक्चर और फंक्शन की किसी भी जानदार जिस्म के अंदर। आप इसकी डेफिनेशन को समझने के बाद मिसालों से इसको मजीद क्लैरिफाई कर सकते हैं। अगर हम नंबर्स की बात करें और टाइप्स की बात करें तो कुछ जानदार ऐसे हैं जो एक ही सेल पे मुश्तमिल होते हैं, उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, यानी एक सेल पर मुश्तमिल जानदार, और ये अमूमन प्रोकैरियोट होते हैं, या फिर ये यूकैरियोट तो होते हैं, सिंपल यूकैरियोट होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेल की दो टाइप्स हैं, एक को प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है, एक को यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है? प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल होते हैं, स्मॉल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल कॉम्प्लेक्स होते हैं, लार्ज होते हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की एग्जांपल को डिस्कस करें, ये यूनिसेलुलर जानदारों में होते हैं, उन जानदारों में जिनका जिस्म एक सेल पे मुश्तमिल है। इन्हें देखने से मेरी और आपकी आंख कासिर है, इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत है। अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जिनके जिस्म बहुत से सेल्स के मिलने से बनते हैं, वो अमूमन यूकैरियोटिक सेल रखने वाले होते हैं। इसकी एग्जांपल तमाम प्लांट्स हैं, इसकी एग्जांपल एनिमल्स हैं, इसकी एग्जांपल फंजाई हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए फर्दर डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डिवीजन ऑफ लेबर ये एक अहम कंसेप्ट है, समझ लीजिए। एक सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं, हर ऑर्गेनेली अपना खास काम सरअंजाम देता है, इसको हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। हमने दो मिसालों का तज़किरा किया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का एक ऑर्गेनेली है, सेल का एक छोटा हिस्सा है, इसके ज़िम्मे सेल का ये काम है, सेल की ज़रूरत के मुताबिक ये एनर्जी पैदा करता है, इस अमल को रेस्पिरेशन कहते हैं। राइबोसोम की बात करें, ये सेल का एक और ऑर्गेनेली है, इसके ज़िम्मे सेल का ये काम है, सेल की ज़रूरत के मुताबिक प्रोटीन तैयार करता है। इसी तरह अगर हम बात करें प्लांट सेल की, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, इनका काम सेल को फोटोसिंथेसिस में मदद देना है, सेल अपनी खुराक फोटोसिंथेसिस के जरिए तैयार करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें सेल के ऑर्गेनेलीज की, तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तरह गोल्जी बॉडीज पाई जाती हैं, इनका काम मुख्तलिफ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना है। इसी तरह अगर हम बात करें सेल के ऑर्गेनेलीज की, सेल में वैक्यूल पाए जाते हैं, इनका काम मुख्तलिफ मटेरियल्स को स्टोर करना है। हर ऑर्गेनेली का अपना मखसूस काम है और ये आपस में डिवाइडेड हैं, डिवाइड किए गए हैं, इसको डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। इसके बाद टिश्यू लेवल है। डियर स्टूडेंट्स, टिश्यू लेवल की बात की जाए तो टिश्यू की डेफिनेशन आपके इल्म में होनी चाहिए। हम डिस्कस कर चुके हिस्टोलॉजी के बारे में, जो कि बायो की एक ब्रांच है और इसमें हम टिश्यू को स्टडी करते हैं। टिश्यू की डेफिनेशन यूं की जा सकती है, when different cells assemble together to perform a specific function, they form tissue।
सादा अल्फाज में आप यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग रेलेवेंट फंक्शन, रिलेटेड फंक्शन आर नोन एज टिश्यूज। डियर स्टूडेंट्स, टिश्यूज की मिसालों की बात की जाए तो एनिमल्स में भी टिश्यू पाए जाते हैं, प्लांट्स में भी टिश्यूज पाए जाते हैं। एनिमल टिश्यूज की भी बहुत सी मिसालें हैं और प्लांट टिश्यूज की भी बहुत सी मिसालें हैं। एनिमल टिश्यूज की बात की जाए, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ये मुख्तलिफ मिसालें हैं उन टिश्यूज की जो एनिमल्स की बॉडी में पाए जाते हैं। मसल टिश्यू की बात की जाए, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं और जहां पे मौजूद होते हैं मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसी तरह कनेक्टिव टिश्यू की बात की जाए, जोड़ने का काम करते हैं। इनकी मिसाल आपके जिस्म में पाई जाने वाली हड्डियां हैं, नरम हड्डियां हैं जिन्हें बोन और कार्टिलेज कहा जाता है। प्लांट टिश्यूज की बात की जाए, इसकी भी बहुत सी मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पौधे की नशोनुमा में मदद देते हैं, सपोर्ट टिश्यू हैं, ग्राउंड टिश्यूज हैं, जाइलम और फ्लोएम टिश्यू हैं। हर एक का अलग काम है, स्पेसिफिक काम है, एक खास फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आइए नेक्स्ट लेवल को डिस्कस करते हैं, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। अगर हम बात करें ऑर्गन सिस्टम की और ऑर्गन की, तो दोनों की डेफिनेशन अलग अलग है। सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम को देख लेते हैं और ऑर्गन लेवल को देख लेते हैं। ऑर्गन लेवल की बात की जाए, जब डिफरेंट टिश्यूज अरेंज होते हैं, असेंबल होते हैं, तरतीब पाते हैं, एक खास काम को सरअंजाम देने के लिए वो ऑर्गन बनाते हैं। आप डेफिनेशन यूं कर सकते हैं, व्हेन डिफरेंट टिश्यूज असेंबल टुगेदर इन अ पर्टिकुलर वे टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, दे फॉर्म ऑर्गन। ये डेफिनेशन है। और इसकी एग्जाम्पल की बात की जाए, स्टमक इसकी एग्जाम्पल है। स्टमक मैदे को कहा जाता है। मैदे का अहम और बुनियादी काम आपके जिस्म में आने वाली खुराक को हजम करने में मदद देना है और जखीरा करना है। स्टमक में दो तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं, एक को एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, एपिथेलियल का दूसरा नाम ग्लैंडुलर टिश्यू भी है, और एक को मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करें, जिन्हें ग्लैंडुलर टिश्यू भी कहा जाता है, ये खास केमिकल्स रिलीज करते हैं जो मैदे में आने वाली खुराक को हजम करने में मदद देते हैं। इसी तरह अगर हम मस्कुलर टिश्यू की बात करें, तो इनका काम मैदे की दीवारों को सिकुड़ने और फैलने में मदद देना है, ताकि मैदा ग्राइंडर का काम करे और अंदर आने वाली खुराक में केमिकल्स को, एंजाइम्स जिन्हें कहा जाता है, मिक्स कर दे, हजम करने में मददगार हो, हजम करने के बाद आगे मुंतकिल करने में मददगार हो। और इसको हम चर्निंग का अमल कहते हैं। चर्निंग कहा जाता है मैदे की दीवारों का सिकुड़ना और फैलना, नतीजे के तौर पे अंदर मौजूद खुराक का केमिकल एंजाइम्स के साथ मिक्स हो जाना, हजम हो जाना। ये डिफरेंट टिश्यूज हैं, जब ये मिल के काम करते हैं, मैदा अपना काम मुकम्मल कर पाता है, जो कि एक ऑर्गन की एग्जाम्पल है, और उसमें हर टिश्यू स्पेसिफिक है, अपने फंक्शन से रेलेवेंट काम करता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेवल ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। ऑर्गन सिस्टम की बात की जाए, तो जब डिफरेंट ऑर्गन्स असेंबल होते हैं, अरेंज होते हैं, तरतीब पाते हैं, एक खास फंक्शन को सरअंजाम देते हैं, वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। आप इसकी डेफिनेशन यूं कर सकते हैं, when different organs and tissues assemble together in a particular way to perform specific function, they form organ system। इसकी एग्जाम्पल की बात की जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम इसकी एग्जाम्पल है। डाइजेस्टिव सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम के मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, और वो कौन कौन से हैं? वो ओरल कैविटी है, वो स्टमक है, वो लिवर है, वो पेंक्रियाज है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है। ये मुख्तलिफ ऑर्गन जब मिलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम मुकम्मल होता है और खुराक को हजम करने में कामयाब होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया
टिश्यू लेवल को, आज हमने डिस्कस किया ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल को, आज हमने डिस्कस किया सेल और ऑर्गेनेली लेवल को। मुख्तलिफ डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं, इन टर्म्स की डेफिनेशन बताइए। टिश्यू की डेफिनेशन, सेल की डेफिनेशन, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन, ऑर्गेनेली की डेफिनेशन। आपने इन तमाम पहलुओं को जहन में रखना है। लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑर्गेनेली और सेलुलर लेवल पे नोट लिखिए, टिश्यू और सेलुलर लेवल पे नोट लिखिए, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल पे नोट लिखिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपने मेमोराइज करने हैं, अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करने हैं। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों ने समझ लिया होगा और आपके लिए ये दिलचस्प मौजू होगा, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बना होगा। मुझे उम्मीद है आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और इस काम को याद करने के लिए नोटबुक पे नोट डाउन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।